लंदन से अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ 30 सेकंड के अंदर क्रैश हो गई। 241 लोग थे उस पूरे प्लेन में और उसमें से बचा सिर्फ एक सर्वाइवर। और सबसे शॉकिंग बात इस सब में यह थी कि किस एयरक्राफ्ट में यह क्रैश हुआ। यह क्रैश हुआ बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर में। एक वक्त पर यह दुनिया की सेफेस्ट प्लेन एवर बिल्ट मानी जाती थी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 दोपहर में अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है फॉर लंदन, लेकिन कुछ ही देर बाद वो प्लेन सीधे जाकर टकरा जाती है स्टूडेंट हॉस्टल में ऑफ बीजे मेडिकल कॉलेज। और ये सिर्फ पैसेंजर्स को इफेक्ट नहीं करता, हॉस्टल की जो स्टाफ है और जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और कई लोग मारे जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाता है। और तब हेडलाइंस में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, बोइंग और एयर इंडिया। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा, क्या ये एक एक्सीडेंट था? क्या एयर इंडिया की गलती थी या वो रिस्पॉन्सिबल थे, या बोइंग इसमें रिस्पॉन्सिबल था? क्या उन्होंने दुनिया से कुछ छुपाया था जो सबके सामने अब आने वाला है? सो लेट्स डीप डाइव इन द ट्रूथ बिहाइंड द बोइंग क्रैश। 12 जून 2025 दोपहर के कुछ 1:38 बज रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 अहमदाबाद के रनवे 23 से टेक ऑफ कर रही थी। डेस्टिनेशन थी लंदन। प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया ही था और कुछ ही सेकंड्स के अंदर कॉकपिट से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है ऑफ मेडे। जिनको नहीं पता उनको समझा दो कि मेडे सिग्नल तब दिया जाता है जब पायलट की सीरियस टेक्निकल इमरजेंसी का सामना कर रहा होता है, और मेडे एक काफी सिवियर कॉल होता है जो पायलट्स इजीली नहीं करते। तो उसके बाद ATC और फ्लाइट ट्रैकिंग कंट्रोल के डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने थोड़ा ऑल्टीट्यूड गेन भी किया, लेकिन या तो इंजन या इलेक्ट्रिकल फेलियर के काफी इंडिकेशंस मिल रहे थे। और उसके बाद 30 सेकंड के अंदर वो प्लेन क्रैश हो जाता है और डायरेक्ट इंपैक्ट होता है अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। क्रैश इतना पावरफुल था कि हॉस्टल की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और फायर काफी दूर तक स्प्रेड हो गई। प्लेन का कुछ हिस्सा हॉस्टल के लिटरली अंदर तक घुस चुका था। जब ऐसा कोई क्रैश का इंसिडेंट होता तो लोग सबसे पहले पायलट्स को ब्लेम करते हैं। There are people out there who are very happy to pin the blame on the pilot, sink him. तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि इस कॉकपिट में कौन से दो पायलट्स थे। पहले थे कैप्टन सुमित समरवाल, एक वेटरन बोइंग 787 के पायलट जिनके पास लगभग 8200 फ्लाइंग आवर्स थे, और फ्लाइंग ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिनके पास करीब 1100 आवर्स थे। जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया कुछ ही सेकंड बाद इमरजेंसी फेस की, तो कैप्टन समरवाल ने तुरंत मेडे का कॉल किया और ये उनकी कॉकपिट से आई आखिरी ट्रांसमिशन थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्लेन को एक हेवीली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया से दूर करके और दूसरे एरिया में लैंड कराने की कोशिश की ताकि और ज्यादा नुकसान होने से बच सके। कई लोकल लोग उन्हें एक हीरो कह रहे हैं और एक आखिरी मोमेंट में लिया गया उनका डिसीजन जो कई और जिंदगियां बचा गया। और इन सब के बीच एक और बहुत ही सैड बात सामने आई है। सिर्फ कुछ ही दिन पहले कैप्टन सुमित ने अपने पिताजी से ये कहा था कि वो ये जॉब छोड़ने वाले हैं ताकि वो उनके साथ रह सके और उनकी टेक केयर कर सके। और ये बात तब सामने आई जब कंडोलेंस देने के लिए शिवसेना के नेता दिलीप लांडे उनके घर गए और मीडिया से ये बात उन्होंने शेयर करी। पायलट्स के बाद अगर हम बात करें इस प्लेन के पैसेंजर्स की, तो इस फ्लाइट में सिर्फ टूरिस्ट नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स यूके की यूनिवर्सिटी जा रहे थे, कुछ फैमिलीज अपने रिलेटिव्स के से मिलने जा रही थी, कुछ लोग बस अपने घर लौट रहे थे एक लंबे ब्रेक के बाद। एक काफी वायरल वीडियो भी सामने आई एक ब्रिटिश कपल की, जेमी और फिंगल मीक की, जो बोर्डिंग से पहले खुश होकर वीडियो बना रहे थे। वो एक वेलनेस रिट्रीट से लौट रहे थे और उनका ये वीडियो अब उनकी आखिरी याद बन के दुनिया में रह जाएगा। Bye, India. Bye, goodbye. Thank 10-hour flight back to England. प्लेन में टोटल 241 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स। सिर्फ उनमें से एक ही इंसान बचा और उस सर्वाइवर का नाम था विश्व कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट जो इमरजेंसी एग्जिट रो के एकदम पास बैठे थे और क्रैश के बाद उसी एग्जिट के किसी तरह बच के निकल गए और वो अकेले इस पूरे क्रैश के सर्वाइवर बन गए। बाकी सबके लिए ये फ्लाइट उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। अब थोड़े टेक्निकल टर्म्स पे बात करते हैं। तो जैसे ही ये क्रैश होने वाला था, एयरक्राफ्ट का जो रैट सिस्टम है, दैट इज द रैम एयर टर्बाइन सिस्टम, वो डिप्लॉय हो गया था। ये सिस्टम सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब इंजन या इलेक्ट्रिकल पावर पूरी तरह से फेल हो जाए। तो टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर अंदर ही रैट सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और एक वार्निंग थी कि प्लेन के प्राइमरी सारे सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। और इस क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स था, यानी जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर होता है, वो रिकवर कर लिया गया है।
उस ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, तो अब तक इस क्रैश का एग्जैक्ट टेक्निकल रीजन जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस के पता चलेगा कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ये प्लेन आकर क्रैश हुआ कैसे। हमने सिस्टम्स की बात तो कर ली, अब सबसे शॉकिंग फैक्ट जो अभी भी है वो ये है कि ये सारा जो क्रैश हुआ ये हुआ एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में। जब लॉन्च हुआ था एक्सपर्ट्स ने इसे कहा था द सेफेस्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एवर। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, कार्बन फाइबर बॉडी, फ्यूल एफिशिएंसी, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। बोइंग प्राउडली कहता था इस मॉडल में कभी कोई फेटल क्रैश नहीं हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्लेन में ट्रैवल कर चुके थे। बट द पॉइंट इज, क्या ये सब कुछ सच है? तो ये सब कुछ सच नहीं है। 2013 जनवरी में बॉस्टन के एक एयरपोर्ट पे, जहां पे जापान एयरलाइंस की एक ड्रीमलाइनर खड़ी थी, खड़े खड़े उस प्लेन में बैटरी फायर लग जाती है। जुलाई 2013 इथियोपियन एयरलाइंस की ड्रीमलाइनर लंदन हीथ्रो में खड़ी थी, अगेन उसमें खड़े खड़े आग लग जाती है। मार्च 2024 लेटम एयरलाइंस की 787 मिड एयर नोज डाइव कर जाता है, जिसमें 50 से ज्यादा पैसेंजर्स इंजर्ड होते हैं। और अब जून 2025 द अहमदाबाद क्रैश। ये सब सिर्फ क्या एक कोइंसिडेंस है या एक क्लियर पैटर्न जिसे हम अब इग्नोर नहीं कर सकते? ड्रीमलाइनर एक ड्रीम नहीं, कई लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। और ये सिर्फ एक मशीन का फेलियर नहीं, ये कॉर्पोरेट सोच का रिजल्ट है, जहां सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट्स आगे रखे जा रहे हैं। और अब हम समझेंगे बोइंग की कॉर्पोरेट सोच को, जिसे समझने के लिए हमें उस पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा जब बोइंग एक सेफ्टी और एक इंजीनियरिंग कंपनी थी और उससे अब एक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुकी है। एक वक्त था जब बोइंग का मतलब था इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। वो कंपनी जो मून मिशंस का हिस्सा थी, जिसने अपोलो रॉकेट्स बनाए थे, जिसने बोइंग 707 के साथ दुनिया का फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल जेट बनाया था। Returning to our Apollo roots. Boeing is honored and we're all lucky to be a part of it, but this is America's rocket. वहां का सीईओ भी एक इंजीनियर हुआ करता था जिसके पास पेटेंट्स होते थे, और बोइंग एक प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी थी। Safety is at the core of who we are at Boeing. लेकिन 1997 में सब कुछ बदल गया कि उस साल बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस का मर्जर हो गया। Good morning. I'm Phil Condit. Of Boeing and McDonnell Douglas is now complete. और बोइंग ने अपना पूरा का पूरा डीएनए बदल लिया। मैकडॉनल्ड डगलस एक छोटी सी कंपनी थी, पर उनके सारे एग्जीक्यूटिव्स बिजनेस और वॉल स्ट्रीट वाले एक्सपर्ट्स थे, और धीरे धीरे इंजीनियर्स की जगह एमबीएस ने ले ली। डिसीजन मेकर्स वो लोग बन गए जो प्रोजेक्ट समझने से ज्यादा प्रॉफिट समझते थे। 2001 में बोइंग ने अपना हेडक्वार्टर सियाटल की फैक्ट्री से शिफ्ट करके शिकागो कर दिया, क्योंकि अब कंपनी को फैक्ट्री के पास रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अब फोकस था शेयर होल्डर्स को खुश रखना, अपने जो बाहर जो स्टॉक्स ऑलरेडी है उनको बायबैक करना, और सेफ्टी R&D सबका बजट खत्म कर देना। और उसी पैसे से बोइंग अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीद लेता था, ताकि स्टॉक के जो प्राइस है वो ऊपर ही बने रहे। इन्हीं प्रॉफिट्स के चक्कर में और शेयर होल्डर्स को खुश रखने के चक्कर में बोइंग ने अपने ज्यादातर काम को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना प्रॉपर सुपरविजन के क्रिटिकल पार्ट्स बनाने के लिए दिए गए, और इंटरनली भी लोगों को सिग्नल मिल गया कि स्पीड मैटर्स नॉट क्वालिटी। Boss had this meeting with me and told me not to do my job, to just snap the paperwork off. So of course I knew that was bogus. Some would have their pay docked, some were fired, and some got tired of the situation. एक जमाना था जब लोग कहते थे इफ इट एंट बोइंग आई एंट गोइंग, और आज लोग सोच समझ के टिकट बुक कर रहे हैं कि कहीं बोइंग की टिकट ना बुक हो जाए। बट इसी स्पीड के ऑब्सेशन के सबसे बड़ा डेंजरस रिजल्ट था बोइंग 737 मैक्स। जब 2010 के बाद एयरबस का एक नया प्लेन लॉन्च हुआ, द A320 neo, एक रेवोल्यूशनरी प्लेन था, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, नए इंजन्स के साथ, और एयरलाइंस के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी। और ये बोइंग के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब अमेरिकन एयरलाइंस ने एयरबस को पहली बार ऑर्डर दिया अपने हिस्ट्री में। बोइंग में पैनिक मच चुका था। कंपनी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो एक नया प्लेन डिजाइन करे जहां पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, या शॉर्टकट ले ले। और बोइंग ने शॉर्टकट लिया। पुरानी 737 की बॉडी उठाई, उसमें नए बड़े बड़े इंजन्स लगा दिए और उसको बना दिया 737 मैक्स। लेकिन ये जो नया प्लेन था ना, वो बहुत जल्दी बना था और बिल्कुल भी वेल डिजाइन नहीं था। उसकी वजह से जो नए इंजन्स लगे उसने पूरे प्लेन का बैलेंस ही बिगाड़ दिया।
टेक ऑफ के वक्त नोज ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम। MCAS कोई बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ एक सेंसर से डेटा लेता था और अगर वो सेंसर खराब हो जाए तो सिस्टम प्लेन को फोर्सफुली नीचे धकेल देता था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? 29 अक्टूबर 2018 लायन एयर फ्लाइट 610 इंडोनेशिया से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के ठीक 13 मिनट बाद क्रैश हो जाती है और 189 लोग मारे जाते हैं। 10 मार्च 2019 इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट बाद क्रैश हो जाती है और 157 लोग मारे जाते हैं और दोनों ही क्रैशेस का एक ही मॉडल था, बोइंग 737 मैक्स, और दोनों में MCAS सिस्टम ने गलत सिग्नल देके प्लेन को खुद गिरा दिया। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि बोइंग ने MCAS के बारे में पायलट्स को ट्रेन ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं, मैनुअल्स में इसका जिक्र नहीं था। पायलट्स प्लेन के बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहे थे और प्लेन ऑटो पायलट में ही नीचे चला जाता था और क्रैश कॉज कर देता था। जब यूएस कांग्रेस ने इस पूरे मैटर पे इन्वेस्टिगेशन की तो बोइंग ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने FAA को गलत इंफॉर्मेशन दी थी, विसल ब्लोअर्स को सप्रेस किया था और कंपनी को सेटल करना पड़ा $2.5 बिलियन के, बट बिना किसी ट्रायल के। और CEO को निकाला, लेकिन साथ में उनको एक गोल्डन चेक भी दिया $60 मिलियन का। इतना सब कुछ होने के बाद 346 जिंदगियां चली गई, लेकिन बोइंग ने इसे सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बना के निपटा दिया। 737 मैक्स के फियास्को के बाद लगा था कि बोइंग अब सुधर जाएगा, लेकिन ड्रीमलाइनर्स के इश्यूज वापस आने लगे और वापस सरफेस होने लगे थे। बैटरी फायर्स, कॉकपिट मैलफंक्शंस, इमरजेंसी डिसेंट्स, रिपोर्ट्स दोबारा आने लगी थी दुनिया भर से। अहमदाबाद क्रैश के बाद एयर इंडिया के कुछ पायलट्स ने ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स को फ्लाई करने से मना कर दिया। कुछ फ्लाइट्स जैसे कि AI-185, AI-173 जैसे कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। TGCA के डेटा के मुताबिक 83 वाइड बॉडी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी इंडिया में रिसेंट में, जिसमें से 66 ड्रीमलाइनर्स थे। और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये अब एक कल्चरल फेलियर बन चुका है, जहां डिफेक्टिव पार्ट्स अप्रूव हो जाते हैं और सेफ्टी एक चेकबॉक्स बन जाता है। और ये कल्चर किस जगह सबसे पहले दिखा था? वो थी बोइंग की चार्ल्सटन फैक्ट्री। बोइंग का ड्रीमलाइनर का मेन प्लांट जॉन बार्नेट बोल के सीनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर एक थे। उन्होंने कई चीजें इस प्लांट में रिपोर्ट की, जैसे उनमें से कुछ था कि डिफेक्टिव ऑक्सीजन बॉटल्स थी जो इमरजेंसी के वक्त निकलती हैं, वायरिंग के बीच में मेटल शार्ड्स थी, और ये सब कुछ जरा था बिना किसी इंस्पेक्शन के। उनके पहले की वार्निंग्स को इग्नोर किया गया और 2019 में उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया। 2024 में जब उनकी कोर्ट हियरिंग की पहली डेट आई तो उनकी बॉडी उनके होटल रूम में मिली थी। सुसाइड कहा गया, लेकिन उन्होंने फैमिली को पहले ही वार्न किया था कि अगर कुछ हुआ तो समझ जाना कि किसकी वजह से हुआ है। 2 महीने बाद जोशुआ डीन, एक और विसल ब्लोअर, और एक सडन इन्फेक्शन के साथ उनकी डेथ हो जाती है। सिंथिया किचन्स, चार्ल्सटन फैक्ट्री के क्वालिटी मैनेजर, उन्होंने 11 प्लेन्स लिस्ट किए थे जिनमें मेजर फॉल्ट्स थे, और जब उन्होंने अपने मैनेजर को रिपोर्ट किया तो उनका रिप्लाई था, रिलैक्स, ये प्लेन्स इंडिया जा रहे हैं। अल जजीरा के इन्वेस्टिगेशन ने भी ये कंफर्म किया कि लो ग्रेड प्लेन्स को डिलिबरेटली इंडिया भेजा जाता है, और सब सरप्राइजिंग फैक्ट इज DGCA भी इस पे कुछ भी नहीं कहता। और अल जजीरा की एक और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जब बोइंग के प्लांट में जाके पूछा गया उनसे कि तुम इन प्लेन में बैठोगे, तो वर्कर्स ने साफ मना कर दिया कि भाई हम खुद भी इस प्लेन में कभी नहीं बैठेंगे, ये इनकी सेफ्टी का लेवल था। और इस सब के बाद आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या बोइंग इस बार अकाउंटेबिलिटी लेगा या फिर एक और कवर अप होने वाला है। अहमदाबाद क्रैश ने सिर्फ एक प्लेन का नहीं, बोइंग का पूरा ग्लोबल ट्रस्ट क्रैश कर दिया है। एक समय था जब बोइंग इनोवेशन का आइकॉन था, और आज बोइंग हेडलाइंस में सिर्फ क्रैशेस, कवर अप और कोर्ट केसेस के लिए है। और अब सवाल यह है कि क्या कुछ बदलेगा, या फिर एक और स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और साइलेंस, और फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे। FAA को मिसलीड किया गया, विसल ब्लोअर्स को इग्नोर किया गया और उनके चैप्टर्स को खत्म कर दिया गया। CEO को रिवॉर्ड्स मिला, 300 मिलियन से ज्यादा की लॉबिंग हुई US में, और अब क्रैश इंडिया में हुआ है। फ्लाइट AI-171 गुजरात के ex-CM विजय रूपानी में भी थे, और हर सीट पे एक कहानी थी और हर कहानी की एक कीमत थी। और अगर अब हम लोग चुप रहे तो अगली बार हेडलाइन किसी और शहर में या किसी और घर से आएगी। ये क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कॉर्पोरेट कोलैप्स था जिसका असर पूरे एविएशन इंडस्ट्री पे पड़ता है।
अब सवाल यह है कि क्या बोइंग इस बार सुधरेगा? क्या इस बार कोई ग्लोबल ऑडिट होगा जो सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित ना रहे बल्कि असली बदलाव इस पूरे एविएशन इंडस्ट्री में लाए? क्या डिफेक्टिव पार्ट्स की जगह ट्रस्टेड इंजीनियरिंग वापस आएगी? क्या पायलट्स को फाइनली वो ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें उनकी जिंदगी की भी कोई वैल्यू हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या दुनिया बोइंग पे फिर से भरोसा कर पाएगी? जब तक ये जवाब नहीं मिलता ना, हर बोइंग की फ्लाइट एक टेस्ट है, सिर्फ मशीन की नहीं, पूरे सिस्टम की। तो कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है इस बार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई असली एक्शन भी लिया जाएगा? और अगर आप भी चाहते हैं ऐसे और डीप एक्सप्लेन वीडियोस आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।